अब योगी जी की क्या बात की जाए। योगी जी तो ये नहीं बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाशें कैसे नदियों में तैर रही हैं, वो ये भी नहीं बताते कि गांव देहातों में अभी भी कोरोना से मौत हो रही है और टाइफाइड लिखा जा रहा है। योगी जी को देश के बारे में बात करनी है तो सुन लीजिए देश के बारे में बात। 7 साल से मोदी सरकार आई हुई है, क्या हुआ है इस सरकार में ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अब जरा मुझे बताइए कि इस सरकार में कौन सा वर्ग खुश है। दिक्कत की बात तो यह है कि मोदी सरकार पर कमेंट करने से पहले योगी सरकार को थोड़ा ध्यान अपनी सूबे की सरकार पर देना चाहिए, सूबे के कुप्रबंधन विफलताओं पर देना चाहिए, जहां पर लोगों को धमकाया और डराया जाता है, जहां पर डॉक्टर 14 डॉक्टर एक साथ रिजाइन कर देते हैं। उनके बारे में क्या कहिएगा योगी जी आप। वैक्सीन लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए धमकाना कहां तक उचित है, मैं ये सरकारों पर ही निर्णय छोड़ देती हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहती हूं, वैक्सीन बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन जो कारोबारी बाबा लोग, जो कारोबारी लाला बाबा जो हैं, वो जो वैक्सीन के लिए कह रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। एलोपैथी से लोग मर रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने तो खुलेआम चुनौती दी है ना देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। उन्होंने ही तो कहा है ना कि किसी के बाप में दम नहीं है। तो लोगों को जबरन वैक्सीन लगवाइए, बिल्कुल लगवानी चाहिए। 2 चीजें सुनिश्चित करिए, एक तो वैक्सीन प्रचुर मात्रा में हो, जो कि है नहीं, और दूसरा जो रामदेव जी जैसे लोग हैं जो कि वैक्सीन के बारे में इतना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कुछ होगा नहीं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये मैं जरूर जानना चाहती हूं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भाजपा की जो सरकार असम में आई वो महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध असम में लगातार बढ़ रहा है, ये एनसीआरबी डेटा तक ने बताया है। हेमंत बिस्व शर्मा जी, आपसे अनुरोध है कि पॉलिटिकिंग छोड़िए और एम्बुलेंस का बंदोबस्त करिए, क्योंकि बिना एम्बुलेंस के जाती हुई युवती के साथ अगर रेप हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी राज्य की सरकार पर है। और केंद्र सरकार, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, एम्बुलेंस पे 28% जीएसटी लगा के मुनाफाखोरी मत करिए। इस समय इन चीजों की देश को जरूरत है। अब कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है, इसका फैसला तो भाजपा ज्यादा बेटर कर सकती है। और जिस तरह से दरकिनार कर दिए गए कुछ बड़े नेता भाजपा में, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो या नितिन गडकरी जी हो, ये उस दर्द को ज्यादा बेहतर बयां कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना काल के कुप्रबंधन और विफलताओं का सारा ठीकरा प्रधानमंत्री जी के दर पे आके खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड करके उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ है। वही सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या कहां जाएगा या नहीं जाएगा। तो विफलताएं आपके मत्थे हैं मोदी जी, और किसी के नहीं। अगर विशेषज्ञों की सुनी होती, ज्यादा बेहतर लोगों को इन्वॉल्व किया होता, डॉक्टरों की सुनी होती, साइंटिफिक एडवाइजर्स की सुनी होती, तो सिचुएशन आज थोड़ी सी बेहतर होती। पर आप तो अपनी ही कैबिनेट के मंत्रियों की नहीं सुनते। 7 साल देश को बदहाल करके रख दिया है मोदी सरकार ने। चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबका बुरा हाल है। 7 साल में अर्थव्यवस्था आधी हो गई थी और उसके बाद तो अब संकुचित हो चुकी है, कम हो गई है, संकुचन हो रहा है अर्थव्यवस्था का। कोरोना के पहले ही 2019 में 23% युवा बेरोजगार थे। कोरोना के पहले ही बेरोजगारी 45 वर्ष की चरम सीमा पर थी। उपभोग गिर गया, निर्यात गिर गया, निवेश गिर गया। किसी का विश्वास ही नहीं है इस सरकार में। मध्यम वर्ग की बात करते हैं आप, मध्यम वर्ग की तो आपने पीठ महंगाई से तोड़ दी, पेट्रोल को 100 के पार करा दिया। मध्यम वर्ग की बात करते वक्त ये याद है ना कि पीएफ से कैसे 45,000 करोड़ रुपए विड्रॉ करने पड़े, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। आप जब 7 सालों का लेखा जोखा मांगते हैं ना, तो उसमें सड़कों पर बैठे हुए 6 महीने से किसान सबसे पहले नजर आते हैं। उसमें नजर आता है आपका कुप्रबंधन, आपका दम्भ, आपका अहंकार, जिसके चलते हर वर्ग इस देश का परेशान है। आपकी बोलने की आजादी का दमन जो हो रहा है 7 सालों में, वही आपकी सरकार का लेखा जोखा है। In the last 7 years, our economy is in ruin, our youth is unemployed, our women are unsafe, our farmers are out on the streets protesting against the arbitrary powers that this government has assumed. Institutions have been systematically dismantled, their autonomy systematically eroded, freedom of speech and expression curbed, and for every question that you ask against this government, you may face a jail term or a sedition charge. That is what the last 7 years of the Modi government are all about. So you can keep building a parallel universe of narrative. The reality is that in the last 7 years, you have ruined the economy, divided this country, and completely failed our people, like we have seen during the corona pandemic, where you have failed to control the situation and instead focused on electioneering.
While I strongly advocate that everybody should get vaccinated, but instead of threatening people, I really want to ask, are there enough vaccines available? We were vaccinating close to 42 lakh people in April, and that number fell to below 12 lakh in May. So is there enough vaccination that's available? And the second point that I want to ask is that for people like Ramdev, who are now going on record and who are shouting from the rooftops and stating that vaccines are ineffective, what sort of action does the government want to take against this man? He first blamed allopathy and doctors for causing deaths. Now he's saying vaccines are ineffective. He's spreading considerable misconception. What is the step that the government wants to take on this? I really want to ask. Instead of talking about our nation being damaged, I think Mr. Yogi Adityanath needs to answer a few questions on Uttar Pradesh. Why are people still dying in villages and COVID deaths are being reported as typhoid deaths? Why is it that dead bodies were floating in rivers? Why is it that death certificates issued are far higher than COVID deaths being reported? The mismatch in numbers, the playing around with data. So instead of pointing fingers at anybody else, I think Mr. Yogi Adityanath will serve himself and the state well to answer some relevant questions on why he's threatening doctors. Why are doctors resigning in Uttar Pradesh? Why do people who complained of the paucity of oxygen now facing charges? He needs to answer those questions, and it will serve him well as the chief minister to answer relevant questions, focus on issues instead of talking absolutely irrelevant stuff like he always does. I think I'm nobody to comment whether Nitin Gadkari or Rajnath Singh should be doing this job. They have been sidelined in their own party, and I think they will better explain their pain than me. But the reality is that the Prime Minister wants to concentrate all power within himself, and it's the 2 or 3 people in the PMO who are running the show. So if they are going to get the bouquets that they expect to get, they will also get the brickbats. He doesn't listen to scientific advisors. He doesn't consult experts. He doesn't listen to doctors. Leave that apart. He doesn't seem to listen to his own cabinet colleagues as well. It will serve him well to expand his pool from the echo chamber that he operates in. It's a shame on the BJP government in Assam and Hemanta Biswa Sarma, the newly sworn Chief Minister of Assam, that you have not been able to ensure security of women. Even during the last BJP government, Assam tops the list as far as NCRB data is concerned about crime against women. And now again, we know of cases where a woman walking home because of no ambulance was raped. I also want to tell the central government, why are you charging 28% GST on ambulance? Shouldn't there be more ambulances in this country? And Hemanta Biswa Sarma, stop politicking and start doing what you were elected to do, which is to ease the pains of our people, make women secure.